हेलो एवरीवन, आज हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 2D दैट इज कंसिडरेशन के ऊपर बात करेंगे। और मैं फैक्ट को उसी फॉर्मेट में बताऊंगा जिस फॉर्मेट में हम लोगों को मेंस में आंसर्स को राइट करना है। और कभी कभी मेंस में कंसिडरेशन को लेकर शॉर्ट नोट में पूछा जाता है और साथ साथ ये भी पूछा जाता है कि व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशन फॉर द कंसिडरेशन। और कभी कभी इसके एक्सेप्शनल कंडीशन को भी पूछ लिया जाता है। एक्सेप्शनल कंडीशन हो सकता है इस वीडियो में कवर ना हो पाए, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कंसिडरेशन को। कंसिडरेशन क्या होता है एक बार जर्नल टर्म में समझ लेते हैं। मान लीजिए दो व्यक्तियों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया कि एक व्यक्ति, एक पक्षकार, एक पार्टी दूसरी पार्टी को कोई गुड्स सप्लाई करेगा और दूसरी पार्टी पहली वाली पार्टी को कुछ पैसे देगा उस गुड्स के बदले में। यहाँ पर पैसे के बदले में गुड्स और गुड्स के बदले में पैसे एक दूसरे के बदले में कंसिडरेशन हुआ। और इसी कंसिडरेशन की डेफिनेशन को एक बहुत ही फेमस ज्यूरिस्ट दैट इज ब्लैक स्टोन ने इस प्रकार कहा कि कंसिडरेशन एक ऐसा प्रतिकर होता है, एक ऐसा अमाउंट होता है या ऐसा कंपनसेशन होता है जो प्रतिज्ञाकर्ता द्वारा प्रतिज्ञा के बदले में दिया जाता है। दैट मीन्स पार्टी के द्वारा उनके प्रॉमिस के फेवर में दिया जाता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया कि दोनों पार्टी ने एक को माल भेजा और एक ने पैसे भेज दिए। दैट मीन्स दोनों ही पार्टी प्रतिज्ञाकर्ता हुई और उन्होंने एक दूसरे को जो प्रॉमिस दिया, दैट मीन्स एक ने माल भेजने का प्रॉमिस दिया और एक ने पैसे भेजने का प्रॉमिस दिया। दैट मीन्स ये उनके लिए कंसिडरेशन हो गया। इसी कंसिडरेशन की डेफिनेशन को लेकर एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट आया, दैट इज क्यूरी वर्सेस मीसा का केस। हालांकि ये केस इंडिया का केस नहीं है, ये इंग्लिश लॉ का केस है, अंग्रेजी विधि का केस है। इस केस में जो कंसिडरेशन की डेफिनेशन दी गई उसे इंडियन कोर्ट ने बहुत से न्यायालयों में उसको फॉलो किया। क्या दी गई थी इस कंसिडरेशन की डेफिनेशन? ये कहा कि वैल्यूएबल कंसिडरेशन वही होता है जिसमें एक पार्टी को कोई राइट अवेल हुआ हो या उसे कोई प्रॉफिट हुआ हो और दूसरी पार्टी को कोई लॉस या कोई उसके ऊपर लायबिलिटी इम्पोज की गई हो। इसे ही वैल्यूएबल कंसिडरेशन कहा जाता है। और इसी कंसिडरेशन को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 2D में डिफाइन किया गया है। अब बात करते हैं सेक्शन 2D के बारे में। सेक्शन 2D की लैंग्वेज की बात करें तो कंसिडरेशन क्या होता है? जब वचनदाता की वांछा पर, दैट मीन्स ऑन द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, एक्सेप्टर और एनी थर्ड पर्सन। याद रखिएगा, एक्सेप्टर और थर्ड पर्सन, यहाँ पर दो व्यक्ति यूज किए गए हैं। एक्सेप्टर भी हो सकता है और कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है। इन वर्ड को याद रखिएगा। इन वर्ड दोनों ही शब्दों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो जब हम लोग प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन को पढ़ेंगे उनमें भी डिस्कस करेंगे। दोबारा से, वचनदाता की वांछा पर वचन ग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति, ऑन द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, एक्सेप्टर और एनी थर्ड पर्सन कोई एक्ट कर चुके हैं, पास्ट की बात कर रहा हूं, कर चुके हैं या उससे करने से एब्सटेन रहे हैं या करते हैं या उससे एब्सटेन रहते हैं या करने, फ्यूचर में पहुंच गए, करने या करने से एब्सटेन रहते हैं, तब ऐसा एक्ट, ऐसा एब्सटेन्ड और ऐसा प्रॉमिस उस प्रॉमिस के लिए प्रतिबल है जो हमारे प्रॉमिसर ने दिया है। दैट मीन्स यहां पर दो वर्ड हम लोगों ने यूज किए। पहला, जो एक्ट किया जाना चाहिए वो प्रॉमिसर की डिजायर पर किया जाना चाहिए और कंसिडरेशन वचन ग्रहीता, एक्सेप्टर या कोई थर्ड पर्सन भी दे सकता है। अब बात करते हैं इसके एसेंशियल कंडीशन के बारे में। यहां पर हम दो एसेंशियल कंडीशन को पढ़ेंगे। पहली, वचनदाता की वांछा पर, ऑन द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। हालांकि इंग्लिश लॉ में अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी कोई एक्ट कर देता था तो इसे वैलिड कंसिडरेशन माना जाता था, लेकिन इंडियन लॉ में जो एक्ट किया जाना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ प्रोमिसर की डिजायर पर ही किया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इसी के साथ एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट आया, दैट इज दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव दास। इस केस के मैं एक बार फैक्ट बता देता हूं। इस केस में क्या हुआ, जो प्लेंटिफ था उसने कलेक्ट्रेट के ऑर्डर से, याद रखिएगा ऑर्डर से, कलेक्ट्रेट के ऑर्डर से दुकानें बनवाई
और वो दुकानें कुछ व्यापारियों ने, कुछ बिजनेसमैन ने या कुछ ट्रेडर ने ले ली और ये प्रॉमिस दिया कि वो हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट प्लेंटिफ को देते रहेंगे। प्लेंटिफ कौन? जिसने दुकानें बनवाई थी। लेकिन उन्होंने वे अमाउंट नहीं दिया। यहाँ पर प्लेंटिफ उस अमाउंट को वसूलने के लिए एक सूट फाइल करता है, लेकिन कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया कि प्लेंटिफ उस अमाउंट को लेने के लिए एंटाइटल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दुकानें डिफेंडेंट की डिज़ायर पर नहीं बनवाई गई थी। जिन्होंने पैसा देने से मना किया वो उनकी डिज़ायर पर, उनकी इच्छा पर नहीं बनवाई गई थी। ये कलेक्ट्रेट के ऑर्डर से बनवाई गई थी। दैट मीन्स उसके प्रेशर के अंदर बनाई गई थी, ना कि उसकी वांछा पर। किनकी वांछा पर? जिन्होंने पैसे देने से मना किया, उनकी डिज़ायर पर नहीं थी। ये कलेक्ट्रेट के ऑर्डर से बनवाई गई थी। इसीलिए प्लेंटिफ अमाउंट लेने के लिए हकदार नहीं है, एंटाइटल नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे एसेंशियल कंडीशन के बारे में। दूसरा एसेंशियल कंडीशन, प्रतिफल जो दिया जाना चाहिए वो एक्सेप्टर या कोई थर्ड पर्सन के द्वारा दिया जा सकता है। लेकिन इंग्लिश लॉ में कंसिडरेशन सिर्फ और सिर्फ पार्टीज के द्वारा, कॉन्ट्रैक्ट की जो पार्टी है उन्हीं के द्वारा दिया जा सकता था, न कि किसी थर्ड पर्सन द्वारा। लेकिन इंडियन लॉ में ये पार्टीज वचनग्रहीता, दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी या कोई थर्ड पर्सन भी दे सकता है। इसी के साथ एक बहुत ही केस, लैंडमार्क केस आया, दैट इज चिनैया वर्सेस रेमैया का केस। याद रखिए, इस केस को भी हम लोग बाद में, जब हम लोग प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन पढ़ेंगे, तब भी हम लोग इसे उस टॉपिक में यूज़ करेंगे। चिनैया वर्सेस रेमैया के केस में क्या हल हुआ, एक बार मैं इस केस के फैक्ट बता देता हूँ। इस केस में एक बुजुर्ग लेडी थी, उसने अपनी बेटी को अपनी प्रॉपर्टी, जो सारी की सारी प्रॉपर्टी गिफ्ट में, रजिस्टर्ड गिफ्ट द्वारा दे दी। लेकिन उसमें एक कंडीशन लगा दी कि वो हर महीने अपनी मौसी को, जो उसकी मदर की जो सिस्टर थी, उसको हर महीने 653 रुपये देती रहेगी। और बेटी ने उसी दिन उस रजिस्टर के ऊपर साइन कर दिए और ये प्रॉमिस किया कि वो पैसे देगी, लेकिन उसने पैसे नहीं दिए। मामला कोर्ट में पहुंचा। डिफेंडेंट ने, जो उसकी बेटी थी, डिफेंडेंट ने ये तर्क दिया कि कंसिडरेशन उसकी मौसी, दैट मीन्स प्लेंटिफ के द्वारा नहीं दिया गया था, कंसिडरेशन उसकी मदर द्वारा दिया गया था। लेकिन कोर्ट ने यह डिक्लेयर किया कि जो प्लेंटिफ थी वो कंसिडरेशन को नहीं जानती थी, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट को जानती थी। और अगर कॉन्ट्रैक्ट को जानती थी और उसमें कंसिडरेशन है, तो ये अनमैटीरियल है कि कंसिडरेशन किसने दिया और दैट मीन्स किसने दिया। और ये भी कहा कि कंसिडरेशन, इंडियन लॉ में कंसिडरेशन किसी थर्ड पर्सन के द्वारा भी दिया जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर डिफेंडेंट को, उस लेडी प्लेंटिफ को वो अमाउंट देने के लिए लायबल किया। और कंसिडरेशन और उसके एसेंशियल कंडीशन के बारे में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा। और थैंक यू सो मच।